रामनवमी पर मजहबी जहर, आगजनी, तनाव शहर शहर। पहले जमकर हिंसा, सरकारी निजी संपत्ति को भारी नुकसान, पहले हिंसा और फिर उन दृश्यों पर हुई जमकर राजनीति। तटस्थ होकर निर्णायक दंड विधान, इसकी जगह क्या हो रहा है? राजनीति। ममता कहती हैं कि भाजपा वालों ने यह कर दिया। भाजपा वाले कहते हैं कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। भाजपा ममता बनर्जी को नमाजी बताती हैं तो ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें बवाली बताते हैं। गुजरात में भी हिंसा हुई तो जवाब भाजपा को देना ही होगा और बंगाल में ममता बनर्जी को। इतनी बड़ी हिंसा देश के 3 राज्यों में, लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? तू मैं से आगे ही नहीं बढ़ते हैं। मैं अपने दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करूंगी। राइटर और सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेविका डॉक्टर शशि प्रभा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सामाजिक मुद्दों पर उनकी कहें एक अच्छी समझ, एक गहरी समझ। डॉक्टर शशि प्रभा, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अपने आप बंद हो रहा है जी। शशि मैम ठीक है। शशि मैम, ये देखिए, रामनवमी पर मजहबी जहर की बात आज हो रही है, जहां पर आगजनी, तनाव शहर शहर हमने देखा है। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में किसी भी तरीके का जो धार्मिक उत्सव होता है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा सांप्रदायिक तनाव हमें हर बार देखने को ही मिलता है। और आज के परिवेश में, वर्तमान स्थिति में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। रामनवमी पर हर साल होता है, इस बार भी हुआ है। आखिर क्यों भड़कती है सांप्रदायिक हिंसा की ये आग? आप इस पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। क्या करूं? जी शशि मैम जी। हाँ, ऐसा है गीत ये समस्या जो है ना, वो है अलग, मतलब केंद्र में अलग सरकार, राज्यों में दूसरी सरकार। हाँ जी। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र में बेशक बीजेपी की सरकार है। तालमेल नहीं है। एक दूसरे के विपरीत जो होती है ना, जानबूझकर कि हम तालमेल बिठाना ही नहीं चाहते। वोट की जो राजनीति है ना, मैं कहती हूँ कि भारत में लोग कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खत्म। मैं कहती हूँ भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा है। तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है ना, वो राज्यों के अधीन है। पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। अब यूपी में क्यों नहीं हुए उस तरह के दंगे? गुजरात में जब मोदी जी थे तब नहीं होते थे, एक बार हुए, उसके बाद नहीं हुए। तो समस्या ये है कि वोट की जो राजनीति है ना, इसमें तुष्टीकरण जो है ये चलता है। तो मैं किसी ममता को या बीजेपी को, किसी को मैं इस तरह दोष नहीं देती। बात सिर्फ समझदारी की है, समझदारी विकसित करने की है। बाकी जो पत्थरबाजी करने वाले, आगजनी करने वाले जो लोग हैं, वो तो ना समझ होते हैं। ना तो उनको पता है धर्म क्या होता है, ना उनको पता है कि राजनीति क्या होती है। वो तो बस ऐसे ही, मतलब मैं ये कहती हूँ कि किसी को भी उकसाया जाता है। ओके। हाँ जी, हाँ, तो उकसाया जाता है। मैं इसके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आम आदमी मात्र एक वोट होता है। ये वोट जाति, भाषा, धर्म, प्रदेश के दायरे में कैद होता है। तो उसी का फायदा उठाकर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो अपनी रोटियां सेकती हैं। सबको सिर्फ वोट दिखता है। जो आम आदमी है, वोट बैंक है बस। मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक। जब वोट बैंक के नजरिए से देखा जाएगा तो ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। और इसको रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो मैं ये महसूस करती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का विषय होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये केंद्र के अधीन ही होना चाहिए। अगर केंद्र के अधीन ही है तो भी हम देखते हैं शशि जी के गुजरात में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है। क्योंकि देखिए ना, ममता बनर्जी और उनके राज्य को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हर साल वहां पर इस तरीके की जो है सांप्रदायिक तनाव, आगजनी, पत्थरबाजी सब कुछ देखने को मिलता है। इस बार तो सवाल दूसरे राज्यों को भी लेकर उठाए जा रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है।
अब अगर हम कहें कि लॉ एंड ऑर्डर उसके अंडर ही रहना चाहिए किसी भी राज्य का, तो फिर गुजरात में हमें ये चीज क्यों देखने को मिली, यहाँ पर हमें महाराष्ट्र में भी क्यों देखने को मिली है, जहां पर एकनाथ शिंदे के साथ? जी, गुजरात लॉ एंड ऑर्डर तो फिर भी वहां भी है, तो स्थानीय प्रशासन के हाथ में ना। हाँ, मतलब बेशक सरकार वहां बीजेपी की है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके हाथ में है, लोकल प्रदेश की सरकार के हाथ में। तो दूसरी बात ये होती है कि विपक्ष का नजरिया अपना है ना, कोशिश तो विपक्ष के लोगों की भी रहती है ना, बीजेपी को बदनाम करने की या बीजेपी की उनको बदनाम करने की। मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकती, ठीक है। तो वोट की राजनीति हर जगह काम करती है। मतलब जहां तक धर्म और राजनीति की बात है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा से पुराने समय से भी देखें, राजाओं के साथ भी राज पुरोहित होते थे। उस वक्त धर्म शासन को राय देता था और सम्मान भी मिलता था धार्मिक पुरोहितों। लेकिन जब से ये एक वंशवाद की परंपरा इसमें बहुत कुछ जिम्मेवार है। ओके, वंशवाद की परंपरा की जो है ना वो चलती है जब, तो उससे भी अयोग्य लोग जो है वो आगे आते हैं। कई बार योग्य नहीं होते जो लोग आगे आते हैं, आना चाहते हैं, उनको नेतृत्व जबरदस्ती मतलब उनके हाथ में थमाने की कोशिश की जाती है। ओके जी। तो इस तरह की जो स्थितियां पैदा होती हैं, उनके पीछे मैं कहती हूँ कि प्योर राजनीति है और तुष्टीकरण की नीति है किसी भी वर्ग के लिए। तो तुष्टीकरण की नीति जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये चलता ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की शशि जी ये टिप्पणी हाल ही में आई है, ये जो अभी हुआ है उससे पहले ही वो टिप्पणी आई कि हमें राजनीति और धर्म इन दोनों को अलग अलग करके देखना होगा, और जब तक इसे नहीं देखा जाएगा तब तक ये जो सांप्रदायिक तनाव है ये सब कभी खत्म नहीं होगा देश में। अभी आपने कहा कि इन्हें अलग नहीं होना चाहिए, और क्योंकि इसी की वजह से वंशवाद और अयोग्य लोग जो हैं वो आगे, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट की फिर वो टिप्पणी आती है? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि अलग नहीं होना चाहिए, मैं ये कहती हूँ अलग होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो जो नेता लोग है ना वो इसका फायदा तो वही उठाते हैं ना जी, धर्म जाति का। अब हम कहते हैं जाति विहीन समाज होना चाहिए, पर अब जातियों के आधार पर जनगणना की बात हो रही है। तो हम कैसा मतलब होना बड़ा मुश्किल होता है, ये कहना बड़ा आसान होता है। क्योंकि जहां पर धर्म वैसे कहा गया ना, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक जुनून है। मेरे हिसाब से धर्म एक जुनून है। तो जुनून के जब होता है ना तो इसके सामने फिर राजनेता लोग तो नेचुरली राजनीति तो फिर राजनीति है, वो तो फायदा उठाएगी। इसमें कुछ मतलब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अपना महत्व है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कैसे अलग किया जाए इसको, ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल राजनीति है मुझे तो रहेगा। देखिए आशुतोष जी, शशि प्रभा जी को भी आपने सुना, जो बातें उनकी ओर से बहुत महत्वपूर्ण रखी गई हैं, उन्होंने की पॉइंट्स जो रखे हैं, मैं चाहूंगी आप उस पर भी अपनी टिप्पणी कीजिएगा। देखिए गिरिजी, मैं अभी पूरी तरह सहमत हूँ, मैं बहुत सहमत हूँ। यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। इस तरह की सख्त नीति अपनाने की तो जरूरत है। ठीक है शशि जी, किसी भी वर्ग के लिए, कोई भी एक वर्ग नहीं, सबके लिए। ठीक शशि जी। आशुतोष जी, मैं आपकी टिप्पणी लूंगी, आपका कमेंट जरूर लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें अब यहाँ पे रुकना है, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहे हमारे साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, और दोनों खास मेहमानों का भी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रेट टॉक में। आज जब रामनवमी पर हुए उस तनाव की बात कर रहे हैं जो देश के 3 बड़े राज्यों में देखने को मिली है, और सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये जो सांप्रदायिक तनाव, हिंसा देखने को मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति और धर्म का घालमेल है, और ये देश के लिए खतरनाक है। तो ये टिप्पणी बहुत अहम है, ये सब राजनीति और धर्म का मिश्रण है। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, हम जब 90 का दौर हम याद करें, त्योहार तब भी हुआ करते थे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया करते थे, और प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार जो है वो निपट जाते थे। लेकिन आज क्या होता है कि उस तनावों के बीच में यदि कुछ अच्छी तस्वीर निकल कर आती है ना, तो उसे सामने लाकर दिखाना पड़ता है हमें।
तो क्यों दिखाना पड़ता है हमें? ये सब तो हम पहले देखा करते थे अमूमन, और बहुत ही नॉर्मल था ये हम लोगों के लिए। यह अतीत की बात है, हम 2023 में हैं। क्या स्थिति आज भी पहले जैसी या उससे मिलती जुलती है? जवाब के लिए हम गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली का रुख कर सकते हैं, और इन तमाम राज्यों में रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा में पथराव की घटनाएं आती हैं। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में दो समुदायों के बीच पनप चुकी नफरत ये कहां से आ गई है? दोनों खास मेहमानों का मैं रुख करूंगी। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बात हमने रखी है उस 80-90 के दौर की, जब हम भी ये जो चीजें हैं वो देखा करते थे कि हर्षोल्लास के साथ हर धार्मिक उत्सव मनाया जाना, क्या वर्तमान में रामनवमी जैसे बड़े पर्व को उल्लास के साथ नहीं मनाया जा सकता है इस देश में? चाहे वो ताजिया हो या राम शोभा यात्रा, इसे बिना किसी हिंसा द्वेष के क्या नहीं निकाला जा सकता है? देखिए गीत जी, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 1990 का दशक और 2023 30-35 वर्ष का कार्यकाल, इसमें राजनीति में काफी बदलाव आए हैं, और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण पहले देखते थे, हम भी अपने मुस्लिम भाई लोगों के घर पे जाकर के उनके तीज त्योहार को मनाते थे, ईदी खाते थे, और वो लोग हमारे त्योहार पे आते थे और बड़ा अच्छा लगता था। आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं, ये 3-4 घटना राज्यों की तो घटना एक बात है, बाकी ये दिन प्रतिदिन की घटना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बड़ी टिप्पणी करी है, राजनीति को धार्मिक उससे अलग रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो राजनीति धर्म के आधार पर हो रही है। अगर हर पार्टी का आप इसका सूक्ष्म निरीक्षण करें तो पार्टी में चुनाव के लिए जो टिकट दिए जाता है, कितने प्रतिशत लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ हैं। आप क्यों नहीं एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देते जिसका रिकॉर्ड, बैक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो? आज जो आप टिकट दे रहे हैं, जिस उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य दे रहे हैं कि वो उम्मीदवार जीत करके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में आ जाएगा। एक शरीफ आदमी बाहुबली नहीं होता, उसके पास धन का अभाव होता है, उसके पास इतना ज्यादा लोगों को डराने धमकाने की वो ताकत नहीं होती, वो इलेक्शन जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जबकि बाहुबली और क्रिमिनल रिकॉर्ड के नेताओं के लिए, व्यक्तियों के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान है। जब हम चुनाव के टिकट के प्रक्रिया में ही शुरू से इस तरह का चुनाव कर रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है बाय हुक और बाय क्रूक चुनाव जीत करके सत्ता में आना। तो पहले तो सबसे पहले हमारे को चुनाव की प्रक्रिया के शुरू होने के वक्त कैंडिडेट का चुनाव करते वक्त बड़ा ध्यान रखना चाहिए। चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत कुछ कहती है, और दूसरा ये है, राजनीतिक दल, जो व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ, रिकॉर्ड के साथ सत्ता में आ रहा है, वो तुष्टिकरण तो अपने दल की करेगा। ठीक है। और उसने कुछ लोगों से, कुछ जनता से वादे भी किए होंगे कि भाई मैं सत्ता में आने के बाद ऐसा करूंगा, तो ही वो कुछ ना कुछ उनकी तुष्टि तो करेगा। हम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार बैठ करके आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में एक सशक्त विरोधी दल, अपोजिशन का होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर विरोधी दल नहीं होगा तो केंद्र सरकार जो तानाशाही में आ जाएगी। तो एक तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का आपस में समन्वय का होना। आप विरोध करते हैं, कुछ बातों को जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में करनी चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रणाली है, 140 करोड़ की आबादी का देश है, और हम एक दूसरे धर्म का, जैसा आपने कहा, 1990 का दशक, 1980 का दशक, 1960 का दशक, हम एक दूसरे के शादी विवाह में आते थे, समारोह में शामिल होते थे, त्योहारों को मनाते थे, बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण था। लेकिन पिछले मैं 10, 15, 20 साल से देख रहा हूँ, सन 2000 ऑनवर्ड्स देख रहा हूँ कि माहौल जो है देश का काफी बदलता जा रहा है। बदलते परिवेश के साथ सब कुछ बदला है, राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा चुका है, बहुत नीचे चला गया है कि हम तो बाय हुक और बाय क्रूक, आई वांट टू विन पावर, दैट इज माय अल्टीरियर मोटो। मेरा मोटो और कुछ नहीं, मैं तो सत्ता मोह मेरे को सता रहा है, परिवारवाद मुझे सता रहा है,
मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं कुछ बदलाव नहीं लाना चाहता कि कुछ राजनीति में अगर मेरी सरकार का, मेरी पार्टी का कुछ भला हो सकता है तो मैं कुछ समय के लिए विश्राम ले लूं, वो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। बाई हुक और बाई क्रुक मुझे तो सत्ता में रहना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है जी। हमारा उद्देश्य अपने स्वार्थ को पूर्ण करना है। हाँ। जब तक हम निस्वार्थ नेताओं को चुनाव नहीं करेंगे, हमको चुनाव करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, मेरा जानकार है, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का, उसको चुनाव उसके कार्यशैली को अच्छी तरह से निरीक्षण कीजिए कि उसकी कार्यशैली किस बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है सर, मैं जल्दी से सवाल जो है वो शशि जी से भी लेना चाहूंगी क्योंकि समय के आशुतोष जी थोड़ी सी मेरे पास कमी है। कोई बात नहीं। देखिए, राजनीति से हटकर मैं कुछ अलग सवालों पे आना चाहूंगी क्योंकि कहें ना, सिर भारी हो जाता है, हम खुद तनाव में आ जाते हैं ये दृश्य देखकर, और उसके बाद जो चीजें व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारे राजनेताओं की है वो हमें देखने को मिलती ही नहीं है। वही तू मैं से आगे बढ़कर कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो ये ऐसा लगता है कि हम इसके आदी हो चुके हैं कि हाँ, ये कुछ गलत हुआ है, अब इसके बाद ये होगा, हमें सब कुछ इसकी जानकारी पहले से ही होती है और वो सिर्फ वहीं तक शशि जी, आशुतोष जी सीमित रहता है। ये सही नहीं है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। शशि जी से मैं ये सवाल, जी आशुतोष जी माफ कीजिएगा, मैं क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात रखना चाहती हूं कि देखिए, जो मैंने पहले भी रखी कि मुल्क हमारा गौतम बुद्ध का है, गांधी जी का भी है, नानक जी का भी है, कबीर का मुल्क है, हमारे मुल्क बुल्ले शाह का मुल्क है। और ये हम क्यों भूल जाते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि मियां मीर ने अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। हम ये भूल जाते हैं कि बाबा फरीद के दोहे आज भी गुरु ग्रंथ साहिब के हैं। तो ये हमको जगाना पड़ेगा ना शशि जी, पीढ़ी को बताना पड़ेगा, हमारे नेताओं को बार बार समझाना पड़ेगा कि छोटे गेम्स के लिए, चुनाव को जीतने के लिए हमें देश को नुकसान नहीं पहुंचाना। जी शशि जी। हाँ जी, मैं सबसे बड़ी बात तो ये आशुतोष जी ने कही ना, कि राजनीतिक व्यवस्था में सुधार होना, अपराधीकरण रोकना बहुत जरूरी है जी है ना। सारी पार्टियों में कुछ एंटी सोशल, में सारे धर्म, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी है, किसी भी धर्म में सारे लोग तो बुरे नहीं होते हैं। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए। तो ये तो सत्ता की होड़ है, सत्ता की होड़ में ये सब होता है। भुगतती तो आम जनता है, आम जनता को भुगतना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो कोऑर्डिनेशन आएगा भी, वो कोऑर्डिनेशन आएगा भी। कोऑर्डिनेशन आना जो है ना, जब तक ये वोट की, मेरे हिसाब से तो यही लगता है मुझे कि जब तक सख्ती नहीं होती ना, ये कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा। सख्ती होने से ही व्यवस्था सुधर सकती है। जी आशुतोष जी, क्योंकि सख्ती का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जी आशुतोष जी, आप इन बिटवीन कुछ कह रहे थे, आप, मैं चाहूंगी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही कहना चाहूंगा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ पॉलिटिक्स, स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ नेताओं का चुनाव किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके एक चुनाव जीतता है, पहले चुनाव होते थे कुछ हजार रुपए का खर्चा होता था, चुनाव जीत करके एक साफ छवि का व्यक्ति चुनाव जीत करके सदन में आ जाता था। आज चुनाव जीतना भी एक व्यवसाय हो गया है। आदमी 50-50 करोड़ रुपए चुनाव में लगा रहे हैं। चुनाव में 50 करोड़ रुपए किस लिए लगाया जा रहा है? 40-50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए किस लिए लगाया जा रहा है? कि वो उन्होंने एक व्यापार बना लिया कि सत्ता में आएंगे तो उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे बाय हुक और बाय क्रुक। तो दे आर नॉट कमिंग इन पावर टू सर्व द नेशन और सर्व द पीपल। वो अपने स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि कहा जाता था कि देश का हित, जो देश का भला सबसे बड़ा धर्म है। आज वो धर्म और कर्म की बात हट गई है। आज एक राजनीति, एक व्यापार हो गया है और हमको व्यापार से हट करके हमें देश के बारे में सोचना होगा। ये नेताओं को बहुत सोच समझ करके चुनाव से पहले कैंडिडेट का चुनाव करने में बहुत सोच समझ कर वो करना चाहिए, और नहीं तो देश में आने वाले समय में ये समस्या एक विस्फोटक रूप धारण कर लेगी, जो कि बहुत ही घातक होगा। भारत जो सबसे बड़ी प्राचीन लोकतंत्र प्रणाली है और इतना बड़ा देश है जिसकी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी, ये उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। भारत, विदेशी ताकतें भी बड़ा अपना पुरजोर कोशिश करती हैं देश में अशांति फैलाने के लिए। तो हमें बड़े संयम बरतने की आवश्यकता है इस समय, कि जिससे देश में हम दोबारा से सौहार्दपूर्ण वही पुराना वातावरण कायम कर सकें और देश के नागरिक अपने को देश में बड़ा सुरक्षित महसूस करें। देश की राजनीति, हम आपस में मतभेद होना
स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्र हित हमें सर्वोपरि करना चाहिए, ना कि अपने हित के लिए, अपने वोटों की राजनीति के लिए, अपने चुनाव के लिए कि मैं सत्ता में दोबारा आ जाऊं, उसके लिए मुझे कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, इन सबसे ऊपर करना होगा। राजनीति को हम अलग रख देते हैं, सामाजिक तौर पर हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? जी शशि जी, मैं चाहूंगी कि इसे 1 मिनट में आप प्लीज समाप्त कीजिएगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। मैं समाप्त करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमें भी अपना वोट बहुत सोच समझ के देना चाहिए। तो मतलब ये है कि मैं अब इसके लिए 2 पंक्तियों में एक बात कहूंगी कि ना, ये धर्म और बाहुबल और धन, ये तीनों राजनीति के हथियार हैं। तो इनको कंट्रोल करना जो है ना, अब इस तरह की राजनीति हो चुकी है कि राजनेता हम चुन के संसद में भेजते हैं, वो करते क्या है? अब विरोध की बात आशुतोष जी कर रहे थे कि विरोधी पार्टी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन विरोध के लिए विरोध किया जाता है, सिर्फ विरोध के लिए सकारात्मक विरोध होना चाहिए। हाँ जी, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, स्वस्थ विरोध होना चाहिए जी। तो मैं अगर वक्त है तो मैं 2 पंक्तियां कहना नहीं मैम, समय की कमी है हमारे पास, हमें यहाँ पे रैप अप करना है जी। ठीक है, धन्यवाद। ये एक ऐसा गूढ़ विषय जिसे हम आपके समक्ष लेकर हाजिर आज हुए हैं, और सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होना है, हम उससे आगे बढ़ना है, और ये राजनेताओं की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसी पर आज हमने ये चर्चा आपके समक्ष रखी, हमारे दर्शकों के समक्ष रखी है। दोनों खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस तमाम मुद्दों पर अपनी अपनी बात रखने के लिए और प्रोग्राम के लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू शशि जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आशुतोष जी, नमस्कार। तो जिस तरीके से रामनवमी के अवसर पर उपरोक्त राज्यों में हिंसा हुई, उसने इस बातों के साफ संकेत दिए कि हम पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में ज्यादा धर्मांध हो गए हैं, और जैसी स्थिति बन रही है फिर वही कहेंगे, उस बारूद के ढेर पर बैठे हैं जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भले ही स्थिति खराब हो, लेकिन अभी ये हमारे हाथ में है, इसे जल्दी संभाल लिया जाए तो अच्छा है, वरना कल हमारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आज के इस विषय पर, आज के इस एपिसोड के लिए हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा नीचे दिए गए ईमेल आईडीज पर, geeta@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com। इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।